नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इटावा के दादरपुर गांव में यादव कथावाचकों की पिटाई के बाद अब इस मामले ने लगातार तूल पकड़ ली है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या कथावाचक केवल ब्राह्मण ही हो सकते हैं और ब्राह्मण ही केवल कथावाच सकते हैं, या सभी जातियों को कथावाचन का अधिकार है। और अब इसी पर एक बहस भी चढ़ गई है। हालांकि आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने इन लोगों को का सम्मान भी किया है, इनको सम्मानित किया, इनका स्वागत किया, लेकिन अब एक बड़ी बहस इसके बाद छिड़ गई है। और बहस का विषय ये है कि क्या केवल ब्राह्मण ही कथावाच सकते हैं। यूपी में इटावा जिले में बदसलूकी के शिकार हुए कथावाचकों के खिलाफ फर्जी आधार कार्ड होने का मामला दर्ज किया गया। उधर नाराज यादव समाज के लोगों ने बकेवर थाने का घेराव करने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प भी हुई। तो ये आज की चर्चा का विषय भी रहेगा। यादव समुदाय ने इसके बाद इसका समर्थन भी किया है और वहीं अब ब्राह्मण वर्सेस यादव इसे कहा जा सकता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कथा वाचने का यानी कि कथा कहने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है। क्या वाकई में ऐसा है या इसके इतर कुछ बातें हैं? क्या हमारे शास्त्र कहते हैं? इस पर क्या कुछ अब तक बहस छिड़ी हुई है? इसी पर हम बात भी करेंगे और इसके ही इर्द गिर्द रहेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इटावा में जो ये कांड हुआ है उसके बाद अब सियासत भी तेज हो गई है। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, जरा इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। इटावा में कथावाचकों की पिटाई और उनके साथ बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले दिनों बकेवर थाना इलाके के ग्राम दादरपुर में कथावाचक मुकुट मणि यादव और उनके सहयोगी संत सिंह यादव के साथ हुई जातीय अभद्रता मारपीट के मामले में अब दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कथावाचकों के साथ अभद्रता करने के मामले में चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब फर्जी आधार कार्ड होने के आरोप में कथावाचकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। सर, कथावाचकों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या कुछ जानकारी है? प्रकरण में तहरीर के आधार पर थाना बकेवर पर शिक्षण का धाराओं में अभी पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही साक्ष्य के क्रम में अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। साक्ष्य के अनुसार अग्रिम कार्रवाई करते हुए विवेचना का निष्कर्ष दे रहे हैं। घटना से नाराज यादव समुदाय ने बकेवर थाना इलाके का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस से भी उनकी झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कथावाचकों को यादव होने के कारण ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने मारा पीटा और अमानवीय बर्ताव किया। आप लोगों ने सब लोगों ने देखा होगा जो मतलब सोशल मीडिया पे चल रहा है। यहाँ पर हमारे यहाँ मतलब आप लोग देखा बहुत कम तादाद में 15 समाज के लोग रहते हैं और एक गांव जो मतलब यहाँ आसपास हर क्षेत्र में अहीर समाज रहता है और उन्होंने मतलब एक समाज को पकड़ के रात के अंधेरे में 2 लोगों को पकड़ के अहीर समाज को जो सलूक किया उनके साथ वो अच्छा नहीं किया है और उनकी सजा उन लोगों को भुगतनी पड़ेगी। और वो मैंने कल मैं भी देख रहा था, वो एक पंडिताइन है उसी गाँव की, जो वो बोल रही थी कि हमारे साथ शास्त्री जी ने छेड़छाड़ की, हमारा हाथ पकड़ा। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, उस दिन का कोई भी वीडियो में ऐसी बात नहीं कही गई है। अब मैं आप लोगों को अपने फोन में दिखा सकता हूँ, 4-5 वीडियो दिखा सकता हूँ, एक भी वीडियो में ये बात नहीं कही गई कि शास्त्रीय कथावाचकों ने उनके साथ अभद्रता की। मामले में समाजवादी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीड़ित कथावाचकों को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने इस घटना को जातिगत घमंड और वर्चस्ववादी सोच का नतीजा बताया। साथ ही दोनों कथावाचकों को लखनऊ बुलाकर 51 हजार रुपए देने का भी ऐलान किया। कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग हमारे इटावा कथा वाचन पीढ़ी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीड़ित समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीड़ित समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, इटावा कांड की गूंज बिहार में भी सुनाई देने लगी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में ओबीसी के साथ अत्याचार हो रहा है। आप यही है, बीजेपी के शासन में पिछड़ों के साथ जो है अन्याय हो रहा है, दलितों पे अत्याचार हो रहा है, पिछड़ा समाज कथा नहीं सुना सकता, मुंडन कर दिया जाता है, नाक रगड़वाया जाता है। यही बीजेपी का देन है इनका।
पूरे मामले में ब्राह्मण समाज भी उग्र हो रहा है। कथावाचकों पर यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने यजमान महिला के साथ छेड़खानी की थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि कथावाचकों के खिलाफ जो तहरीर दी गई है उसमें इस तरह का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। बहरहाल ये एक मुद्दा बन गया है कि क्या कथावाचन पर केवल ब्राह्मणों का एकाधिकार है या किसी भी जाति के लोग कथावाचन कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो अब ये ऐसा मुद्दा बन गया है जो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और जब इस तरह के मुद्दे होते हैं तो फिर राजनीति की एंट्री इसमें आप देख ही सकते हैं। लेकिन अगर हम जानने समझने की कोशिश करें और ये समझने की कोशिश करें कि क्या कथा पढ़ने का, कथा बताने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है, क्या ऐसा शास्त्र कहते हैं, इसके बारे में भी हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ शांतनु महाराज जुड़ चुके हैं जो कि कथावाचक हैं, अशोक यादव हैं जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से, और रत्नाकर सिंह है, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। तो मैं आप सबसे सवाल लूंगी, लेकिन शांतनु महाराज जी से पहला मेरा सवाल रहेगा, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आऊंगी, दोनों प्रवक्ता के पास आऊंगी। शांतनु जी, बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर आपका। और पहला सवाल ये, क्योंकि जिस पर इतना बवाल हो रहा है कि क्या सिर्फ ब्राह्मण ही कथा वाच सकते हैं, कथा कह सकते हैं, औरों कोई अधिकार नहीं? आज के एक समाचार पत्र के शीर्षक के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे रहा हूं। काशी विद्वत परिषद जो एक मान्य विद्वत परिषद है, उसकी कल एक अनिवार्य आपातकालीन बैठक हुई जी, और उसमें उन लोगों ने, काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष राष्ट्रपति पुरस्कार से प्राप्त प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी जी हैं, और उन सबने कहा कि भगवान की कथा से किसी को रोका नहीं जा सकता है जी। भगवत कथा, भगवत चर्चा पर सनातनी मात्र का अधिकार है। इस कारण से केवल जाति के आधार पर जो एक यहाँ पर एक विचित्र सी स्थिति बनी हुई है समाज में, तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भगवान की चर्चा, भगवान की कथा, पूजा पाठ पर इस पे सनातनी मात्र का अधिकार है। तो इस पर सनातनी का अधिकार है, इसको आप वर्गों में नहीं बांट सकते, जातियों में नहीं बांट सकते। और जब बात प्रभु की आए और जब बात प्रभु की आराधना की आए, उसमें भी अगर हम लोग वर्गीकरण करते रहेंगे और बांटते रहेंगे तो फिर उसके बाद आसानी से समझा जा सकता है कि हम कहाँ आकर ठहर गए हैं। 21वीं सदी की हम बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर यहाँ हम आके अटके हुए हैं तो ये आने वाले समय में बहुत ख़तरनाक हो सकता है। बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले मैं ज़रा उनका पक्ष ले लेती हूँ क्योंकि उन्हीं की सरकार है, उनका क्या कुछ कहना है। रत्नाकर सिंह जी, क्या सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार है? और अगर वो यादव हैं, वो कथावाचक, उन्होंने कथा पढ़ी, वो वहाँ गए किसी यजमान के यहाँ, तो क्या इतना बुरा हो गया जो इस तरीके का सलूक, चाहे उनका सिर मुंडवाना हो या फिर नाक रगड़वानी हो, इस तरीके का सलूक करने का अधिकार किसने दिया है? बिल्कुल श्रद्धा जी, जहाँ तक इस वर्ताव की बात है और जहाँ तक इस पूरे घटनाक्रम की बात है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस तरह की घटनाओं का बिल्कुल समर्थन नहीं करती है और इसका घोर निंदा करती है। देखिए, समाज में आप सबको समान अधिकार है और वह लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में जाति के आधार पे आप किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकते। और आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 24 घंटे के अंदर 4 गिरफ्तारियां करके उनको जेल में भेजने का काम किया है और उनके ऊपर उचित कार्रवाई भी कानून के तहत की जाएगी। यह भारतीय जनता पार्टी का एक स्टैंड है। लेकिन पूछना यह है कि आज ये इस घटना के ऊपर जाति की राजनीति कौन कर रहा है? कौन चाह रहा है कि इस घटनाक्रम का एक फायदा, चुनावी जो है फायदा उठाया जाए? आपने चैनल पे बताया कि आरजेडी का भी वक्तव्य आया क्योंकि बिहार में चुनाव है। आपने समाजवादी पार्टी ने किस तरह से इसको हाथों हाथ लेकर के और लोगों को के अंदर जो है जहर घोलने का काम किया है और के आधार पे लड़वाने का काम कर रहे हैं, जबकि जनता पार्टी ने उन लोगों को गिरफ्तार करके उचित कार्रवाई का जो है आदेश भी दे दिया है। देखिए, समाजवादी पार्टी जाति की राजनीति करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं पे भी राजनीति करती है। और देखिए, अभी आपने सुना कथावाचक जो हमारे कह रहे थे कि सनातनी हैं आप तो आप कथा कर सकते हैं, और हमारे सनातन धर्म में भी कहा गया है कि जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान।
कहने का मतलब ये है कि आप ज्ञानी हैं तो लोगों के अंदर जो है उस तरह की भावनाएं, आप कथा कह सकते हैं, ठीक है। आप सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को बढ़ावा ठीक दे है। सकते हैं, लेकिन जाति के आधार पे किसी को इस तरह से प्रताड़ित करना, किसी को मारना पीटना, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है और भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। परंतु समाजवादी पार्टी जाति के आधार पे हमेशा राजनीति करती है। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर की घटना किस तरह से 1 लाख का इनामी बदमाश मंगेश यादव को जब पुलिस ने इनकाउंटर किया तो वहां पे भी समाजवादी पार्टी जाति के आधार पर राजनीति करने का काम कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर चाहे वो किसी भी जाति का है, अगर बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसका ठीक है। आपका कहना है कि बीजेपी ने तो तुरंत इस पर कार्रवाई की, सरकार ने कार्रवाई की, 24 घंटे के अंदर आरोपियों को भी पकड़ा, ये कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई, लेकिन अब समाजवादी पार्टी इसको जातिगत मोड़ देने के लिए, अब जाति का नाम देने के लिए इस पर जुट गई है। अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा की तरफ से जुड़े हुए हैं। अशोक जी स्वागत है। और दूसरा ये, क्योंकि जब ये बात सामने आई तो तुरंत अखिलेश यादव ने भी बुलाया उनको और उनको सम्मानित भी किया, वो सब ठीक है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इसे राजनीतिक चश्मे से इस पूरे प्रकरण को देख रही है। देखिए श्रद्धा जी, सबसे पहली बात है कि ये जो अपराध हुआ है इटावा में, ये सामाजिक अपराध है, राजनीतिक अपराध है और कानूनी अपराध है। तीनों तरह के अपराध हुए। राजनीतिक और सामाजिक जी, और राजनीतिक अपराध इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कहीं न कहीं इस तरह की चीजें योगी सरकार के द्वारा गाहे बगाहे की जाती हैं। आपको याद होगा 2017 में जब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी अपना सरकारी आवास छोड़ के गए थे तो क्या घटना घटी थी? उनके आवास को गंगा जल से धुलवा के पवित्र किया गया था। और इस तरह की चीजें अगर सामाजिक रूप से की जाएंगी और सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा, और जो व्यक्ति साधु जिनको कहा जाता है, तो बाकी जो उनके अनुयायी हैं या उनके फॉलोअर्स हैं, उनके मन में भी एक तरह से इस तरह का भाव पैदा होना स्वाभाविक है कि जब हमारे मुख्यमंत्री जी इस तरह की सोच रखते हैं तो हम भी ऐसे सोच रख सकते हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जातिवाद के आधार पर किसी को प्रताड़ित करना ठीक नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। तो आपको याद होगा इसी योगी सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में जाति के आधार पर आरक्षण लूटा था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कह रहा है, माननीय हाईकोर्ट कह रही है। तो ये सारी चीजें एक दो नहीं, सिलसिलेवार ऐसी तमाम घटनाएं श्रद्धा जी जो इस बात को साबित करती हैं कि योगी सरकार जितना जातिवादी सरकार इतिहास में कभी नहीं हुई। और दूसरी बात, बड़े बेशर्मी से आरोप भी लगाते हैं कि 86-56 एसडीएम एक जाति विशेष के हो गए विधानसभा में, और उसके बाद जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मांग कर दिया लिस्ट को, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग जा रहे हैं, थोड़ा सा अलग जा रहे हैं। ये जो विषय है, सुनिए अशोक जी, ये जो विषय है, हमने जिस पर बात की, हमने ये कहा कि क्या सिर्फ ब्राह्मण ही कथा बाँच सकता है, यही हमने बात की। और अब इसका जवाब साफ तौर पर, क्योंकि शांतनु महाराज जुड़े हुए हैं कथावाचक है, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो चाहे सब कुछ इस ईश्वर का दिया हुआ है और जो शख्स चाहे, जो भी चाहे, वो ईश्वर की आराधना कर सकता है, ईश्वर की कथा को सुना सकता है। मुझे लगता है यहीं पर ये बात खत्म हो जानी चाहिए थी। आरजेडी इसमें आकर बोल रही है, तेजस्वी यादव इसमें आकर बोल रहे हैं, अब इसको यादव बनाम ब्राह्मण कर दिया गया है। मेरा ये कहना है कि हर मसले को, क्योंकि अब ये इटावा का भी मामला है, हर मसले को इतना बड़ा बना देना और फिर उस पर राजनीति करना, ये कब तक रहेगा? सभी राजनीतिक दलों के लिए है। पहले सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ, आपका जवाब ले लेती हूँ अशोक जी। देखिए श्रद्धा जी, बिल्कुल सही सवाल आपने किया है, लेकिन आप दूसरी पहलू ये घटना के भी देखिए कि ऐसी घटना किसी के साथ घटती है, किसी भी वर्ग के साथ घटती है कि उनके ऊपर मूत्र का छिड़काव किया जाए, उनके बाल छीन दिया जाए, उन पर नाक रगड़वाई जाए, तो ये मेंटल ट्रॉमा होता है। और मेंटल ट्रॉमा लाइफ लॉन्ग चलता है, वो कभी हील नहीं होता। बिल्कुल होता है, ट्रॉमा तो हील हो जाता है। बिल्कुल होता है। तो इस मेंटल ट्रॉमा अगर किसी के साथ हुआ है श्रद्धा जी, तो उसके कंधे हाथ रखना, उसको सांत्वना देना और उसको मतलब इस तरह का मतलब थोड़ा सा उसको कंसोल करना, क्या कोई गलत बात है क्या? ये तो करना चाहिए ना। जनता ने हमको विपक्ष में बैठाया है, और जो सत्ता द्वारा पीड़ित वर्ग है, जो सत्ता से पीड़ित वर्ग है, चाहे वो, चलिए मैं बार-बार मैं इसी की बात कर रही हूँ, मैं इसी राजनीति की बात कर रही हूँ। ये जो पूरा मामला है, इस पर अभी रत्नाकर जी ने बोला कि नहीं, हम ये नहीं कह सकते, कोई भी प्रभु की आराधना कर सकता है, कथा वाच सकता है, कोई भी इस काम को कर सकता है, लेकिन ये बार बार सत्ता के द्वारा प्रताड़ित करना, जो आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे लगता है मुझसे बेहतर आपको रत्नाकर जी इसका जवाब दें तो बहुत अच्छा होगा। देखिए श्रद्धा जी, समाजवादी पार्टी का तो काम ही है कि हिंदुओं को आपस में लड़ाओ और अपना वोट पाओ। ये बांटो और राज करो की नीति से चलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो कभी नहीं कहती है कि आपस में बंटो।
आपने देखा कि एक साथ जुड़ने की बात करते हैं हम, एक साथ जुड़ेंगे तभी यह देश जो है आगे बढ़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ये बांट करके और जाति की राजनीति करते कि उनका आधार बेस ही जाति है। ये जाति विशेष पार्टी है और जातियों के आधार पे ही ये राजनीति करते हैं। लेकिन जनता ने इनकी जाति के कार्ड को पूरी तरह से नकार दिया है। उपचुनाव में भी देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अधिकतम सीटों को जीत करके और जातीय कार्ड को निकाल करके फेंक दिया और कहा कि विकास की राजनीति जो उत्तर प्रदेश में करेगा, जो भारत देश में करेगा, उसी को वोट दिया जाएगा। लेकिन ये समझ नहीं रहे हैं, ये आज भी घूम फिर करके उसी जाति पर आते हैं और ये कहते हैं कि हमको जाति के आधार पे जो है दरकिनार किया जाता है। भैया ये बता दीजिए आप अशोक जी कि कौन सी जाति के आधार पे जो केंद्र की नीतियां हैं, चाहे राज्य की नीति है, योजना है, सारी योजनाएं बिना जाति के, बिना धर्म के आधार पे सभी लोगों को समान रूप से दी जाती हैं। क्या उसमें हम जाति देखते हैं कि ये सवर्ण है, ये बैकवर्ड है, ये SC ST है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है? बिल्कुल नहीं। हम सबका साथ और सबका विकास में विश्वास रखते हैं और उसके आधार पे ही काम करते हैं। लेकिन जहां भी मौका मिलता है समाजवादी पार्टी को, ये जाति कार्ड खेलने का काम करती है, ये धर्म का कार्ड खेलने का काम करती है। आज मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपके चैनल पे ही कि मुसलमानों को सबसे ज्यादा इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में अगर लाभार्थी वर्ग कोई रहा है तो मुसलमान वर्ग रहा है। लेकिन मुसलमानों वर्ग का वोट कितना भाजपा को मिलता है ये सब जानते हैं। तो हम कभी नहीं ये मान के चलते कि ये हमारा वोटर है तो हम इसी को सिर्फ ठीक है। ये बात पहले भी बीजेपी कर चुकी है कि भाई सबके लिए योजनाएं सेम है, सबको बराबर का हक मिलता है। ये बात पहले भी बीजेपी कर चुकी है। लेकिन शांतनु महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शायद कुछ कहना भी चाह रहे थे। मेरा आपसे सवाल है, आज बात हो रही है कथा बाँचने की, आज बात हो रही है कि भाई कौन इसको कहकर सुना सकता है, कौन नहीं सुना सकता। मैं ये जानना चाह रही हूँ, जिस बात को लेकर ये बहस हो रही है, क्या उससे इस तरह की राजनीति की आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में थोड़ा सुधार लाया जा सकता है ताकि इस तरीके का माहौल देश में, प्रदेश में ना पनपे? राजनीतिक दलों को किसी को सांत्वना देने के लिए, किसी का सहयोग करने के लिए, किसी को हील करने के लिए, यहां तक तो ठीक है, वो कोई भी राजनीतिक दल कर सकता है। लेकिन इस कांड के आधार पर सनातनियों को बांटा जाए, जात की राजनीति की जाए, ये तो अपराध हो रहा है, ये तो पाप हो रहा है। यदि किसी के द्वारा यह कहा जाए कि अब क्या ये कथावाचक लिख कर देंगे कि हम PDA के लोगों से दक्षिणा नहीं लेंगे, दान नहीं लेंगे, ये तो स्पष्ट हो रहा है कि इसमें बहुत स्तर गिरा के राजनीति की जा रही है, सनातनियों को बांटा जा रहा है। मैं कथावाचक होने के नाते, सनातन धर्म का रक्षक योद्धा होने के नाते मैं समस्त राजनीतिक दलों से निवेदन करूंगा, राजनीति करने के लिए अन्य सारे विषय हैं। भारतीय जनता पार्टी या सत्ताधारी दल के नीतियों के विरोध में, उसके अनेक प्रकार के कार्यक्रमों के विरोध में करने के लिए राजनीति करने का अवसर है। लेकिन जहां पर विचारधारा का विरोध आप कर सकते हैं, आप विरोध कर सकते हैं, कुछ अन्याय हो रहा हो, कुछ ऐसा हो रहा हो, और जब इस पर सबसे बड़ी बात, जब इस पर एक्शन लिया गया तो बार बार इस मामले को कुरेदना और इसे बड़ा बनाना, जो कि प्रदेश के लिए भी ठीक नहीं है। बात कह देता हूँ, अगर जाति के आधार पर कथा का यह मानदंड तय किया जा रहा है अन्य दलों के द्वारा, तो मैं वर्तमान में देश में ऐसे बहुत सारे धर्माचार्य कथावाचक हैं जो स्थापित हैं, जिनका नाम है, जिनकी कथाओं से लोग प्रभावित होते हैं, हजारों लाखों की भीड़, वो सभी वर्गों से है। मैं कहिए तो आपके चैनल के माध्यम से नाम भी ले सकता हूँ। मैं यद्यपि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के आधार पर कभी भी किसी डिबेट को नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है। ये शांतनु जी, ये होना भी नहीं चाहिए। हम भी यही बात कर रहे हैं। हम उस जमाने में नहीं है कि ये शख्स मंदिर में जा सकता है, ये नहीं जा सकता, ये शूद्र है, ये दलित। हम उस जमाने में नहीं है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं, और उस डिजिटल इंडिया में जीकर अगर हमें इन विषयों पर आकर बहस करनी पड़े और पता चले कि इस पर इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, तो ये हम सबके लिए बड़ी डूब मरने वाली जैसी स्थिति है। अशोक जी, क्या रिएक्शन आपका है? मैं जरा, क्योंकि कम समय रह गया है, आप अपना रिएक्शन दे दीजिए। देखिए, अभी शांतनु जी ने कहा और रत्नाकर जी ने, दोनों लोगों ने कुछ मिली जुली प्रतिक्रिया दी। मैं ये बता दूं कि अगर विपक्ष के नाते हम अगर आईना दिखाते हैं तो हम जातिवादी हो गए। आप ये बताइए, 69,000 वाला कांड क्या मैंने झूठा बोला था? नॉट फाउंड सुटेबल कौन लिख रहा है?
लेटरल एंट्री के माध्यम से पिछड़ों दलितों को नौकरियों में जाने से कौन रोक रहा है? इस चीज का अगर हम आईना दिखा दिए सरकार को, एज ए विपक्ष जो कि जनता ने हमें जिम्मेदारी दी है, तो हम जातिवादी हो गए। नहीं, ये तो हम कह ही रहे हैं। एक सेकंड हमको बस समय दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है, समय कम है सर। जो काम कर रहा है वो जातिवादी नहीं है। अशोक जी, डिफरेंस है। राष्ट्रपति किस वर्ग के हैं, प्रधानमंत्री किस वर्ग के हैं, गृह मंत्री किस वर्ग के हैं, ये हमारे कानून मंत्री भारत देश के किस वर्ग के हैं, उपराष्ट्रपति किस वर्ग के हैं, ये सारे लोग किस वर्ग के हैं? क्यों बार बार इस आधार पर ये सनातनियों को बांटा जाता है? ये सारे लोग किस वर्ग के? मैं पूछ रहा हूँ, देश के सभी मुख्य न्यायाधीश, देश के मुख्य न्यायाधीश किस वर्ग के हैं? देश के प्रतिष्ठित सारे महत्वपूर्ण पदों पर बिल्कुल, और यही बात है कि बात कुछ और होनी चाहिए ताकि देश की बढ़ोतरी हो, देश एक और पायदान ऊपर चढ़े, लेकिन हम लोग किसी और मसले में फंसे रह जाते हैं। और आज के दौर में भी छोटी छोटी बातों को लेकर फंसे रहते हैं और इस पर ही राजनीति, आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार होता रहता है। ये बड़ी अफसोसजनक बात है। कुछ और सोचना चाहिए ताकि देश की प्रगति हो, सब मिलकर देश के लिए काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए।